तो हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटी। ये पॉडकास्ट की सीरीज कंटिन्यू है टॉपर के साथ। आज मेरे साथ हैं अरुण कुमार, जिसकी रैंक 911 थी 2024 के रिजल्ट में। आइए इनसे डिटेल डिस्कस करेंगे कि इनकी जर्नी कैसी रही, साथ ही आपको एक अलग वैल्यू क्या मिलने वाली है इस वीडियो में। सबसे पहले सिलेबस, स्ट्रैटेजी और साथ ही आपके जो सेटबैक होते हैं, कभी डीमोटिवेशन जो फील होता है। 4-5 अटेम्प्ट सर का भी रहा है, जितने भी रहा है डिटेल बात करेंगे। सर सबसे पहले स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट की सीरीज में। धन्यवाद। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। अपने बारे में एक बेसिक जानकारी दे सर। मैं अरुण कुमार रामपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी अर्ली एजुकेशन अपने गांव से ही की है। उस मतलब फिर यहाँ पे मैं ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदू कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इतिहास विषय में किया है। ओके, तो सर अटेम्प्ट कौन सा था यूपीएससी? सर ये मेरा फर्स्ट मीन्स था और फर्स्ट इंटरव्यू था। ओवरऑल 4th अटेम्प्ट लगभग। ओके, मीडियम आई थिंक आपका हिंदी था। जी सर, हिंदी था। ठीक है, तो सर ये जर्नी कैसे स्टार्ट होती है यूपीएससी में आने की? सर ये 12th के बाद जब मैं आईआईटी को क्रैक नहीं कर पाया था, तो उसके बाद था मेरे दिमाग में कि कुछ तो बड़ा करना है। तो एक मेरे स्कूल के टीचर थे, उन्होंने बताया कि यूपीएससी भी होती है, वहाँ से भी चीज़ें ठीक ठाक तुम कर सकते हो अपनी लाइफ में। ओके। और भी कई सारी चीज़ें थी मेरे गांव में, जैसे आईएएस, जब ट्रेनी आईएएस होता है तो उसको भारत दर्शन कराया जाता है। मेरे गांव में 4-5 आईएएस आए थे, तो वहाँ से भी मुझे कुछ प्रेरणा मिली थी। ओके, यानी आईआईटी क्रैक नहीं हुआ तो आपने सोचा कि उससे बड़ा एक और माइलस्टोन देते हैं। जी। ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड में सर क्या है? फैमिली बैकग्राउंड में ये है कि एक मार्जिनल फार्मर है हमारे पापा, और घर में मम्मी पापा है, तो मम्मी भी एकदम हाउसवाइफ है। और ये मेरे घर में पहली गवर्नमेंट जॉब है। ओके, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि अगर फाइनेंशियल आप बहुत सेट हो तभी यूपीएससी क्रैक होता है। आपको लगता है? हाँ, ये काफी हद तक ये बात ट्रू है, क्योंकि काफी मतलब आई थी जर्नी में। जी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। एक प्लान बी भी होना चाहिए, नहीं पता हमको इस जर्नी में कितना लंबा टाइम लग जाए। बाकी जब रिजल्ट आता है तो ओवरऑल देखते हैं कि काफी लीड बैकग्राउंड पहले से ही, जब से यूपीएससी बना है तब से लीड बैकग्राउंड के लोग इसमें सेलेक्ट होते रहे हैं। तो हमको जो एलीट स्ट्रक्चर है उसमें अपनी जगह बनाने के लिए थोड़ा स्ट्रगल तो करना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है सर कि जैसे 4 अटेम्प्ट था, इस बार आपको सिलेक्शन मिली है, कुछ ऐसी चीजें रही कि अगर आप पहले अटेम्प्ट में किए होते तो आपका पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता, या फिर ये एक्सपीरियंस ऐड हुआ तभी आपका क्रैक हुआ है? हाँ, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई टेस्ट सीरीज नहीं लगाई थी, और करंट अफेयर ज्यादा नहीं पढ़ा था, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज पे रिलाई रहा था और अपने नोट्स वगैरह वही पढ़े थे। मुझे लगता है अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में टेस्ट सीरीज और सीसेट को अगर स्ट्रेटजी बना के मैं कर लेता तो इतना लंबा समय शायद नहीं लगता। ठीक सर, वैसे भी अपने इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम है, खास तौर से जब आप हिंदी माध्यम से हो तो स्कूलिंग थोड़ी सी वीक होती है। बिल्कुल। बहुत सारे बच्चों को तो इस हिंदी में ऐसा, हिंदी माध्यम वालों को ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी के बारे में पता चलता है। जी डीएम एसडीएम की कैसे पोस्टिंग होती है, वो सारी चीजें पता चलती है। ठीक है, तो आपके बैकग्राउंड में सर, जैसे फैमिली बैकग्राउंड या फिर आसपास गांव के या कोई रिलेटिव कोई सिविल सर्विस में रहा है? नहीं, शायद मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का दूसरा कैंडिडेट हूँ। मतलब जब से यूपीएससी बनाया तब से 2 ही हमारे डिस्ट्रिक्ट में सेलेक्ट हुए हैं। एक 2020 में प्रखर सिंह थे, और उसके बाद मेरा सिलेक्शन है। ओके, इस बार सर अफेयर होंगे या फिर अभी नहीं होने का सोच रहे हैं? हाँ, मैंने सोचा है इस बार होपफुली कि मेरा रैंक इम्प्रूव हो। बिल्कुल सर, बहुत करीब है, चीजें समझ गए हैं, पैटर्न समझ गए हैं, ये सारा गेम पैटर्न का ही है और माइंड सेट का है। सर यूपीएससी को आप किस तरह से देखते हो आप इस अटेम्प्ट में? यूपीएससी जहाँ तक मैंने अपनी इस जर्नी में मतलब ऑब्जर्व किया है या एक्सपीरियंस रहा है, एग्जाम निकालना वो लक प्लस स्ट्रेटजी प्लस जो लैंग्वेज है, उसका लैंग्वेज और माइंडसेट का गेम है। कितने पॉजिटिव माइंडसेट और कितने डिटर्मिनेशन, कितना परसिवरेंस आपके अंदर है, उसका भी टेस्ट करता है। दोस्तों, वीडियो कंटिन्यू करूं उससे पहले मैं उन एस्पिरेंट को कुछ जानकारी देना चाहता हूं जो कि अपनी यूपीएससी के प्रिपरेशन में हैवी कोचिंग की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। वो सिर्फ चाहते हैं कि एक उनका मेंटर हो जो कि इस पूरे यूपीएससी के प्रिपरेशन में उनका सपोर्ट करे कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ना है, साथ ही आंसर राइटिंग कैसे बेस्ट तरीके से करनी है। तो एक सिर्फ मेंटर के साथ जो तैयारी अपना करना चाहता है, वो भी ऐसा मेंटर कम से कम वो मेंस क्लियर किया हो। इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ धर्मेंद्र जाखड़ सर को, जो कि ऑलरेडी 4 बार यूपीएससी के इंटरव्यू में अपीयर हुए, यानी 4 बार मेंस जिनका क्लियर हुआ। इनका एक कोर्स आया है स्मार्ट आंसर राइटिंग लाइव कोर्स 2026 और 27 वालों के लिए। अगर मैं इनके कोर्स के बारे में आपको बताऊं, पहले तो ये हिंदी माध्यम के लिए थीम एनालिसिस इन कोर एरिया, मतलब किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या पढ़ना है आपको और क्या छोड़ना है, ये बताया जा रहा है।
साथ ही इसमें आपको 6 मंथ लाइव आंसर राइटिंग कराई जाएगी, जिसमें आपके सारे जीएस के पेपर और एसए के पेपर होगा, हैंड रिटन मॉडल आंसर, और साथ ही ये जो कोर्स की वैलिडिटी होगी आपकी 15 मंथ तक होगी। देखो, ये जर्नी आपकी बहुत आसान हो जाती है जब आपका एक बहुत बेहतरीन मेंटर हो, एक ऐसा मेंटर जो कि इस पूरी जर्नी को समझता हो, वो देखा हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जब आप इसको क्लिक करोगे तो इस इंटरफेस पे आओगे। जब नीचे आप स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे आपको एक हैव ए कूपन कोड लिखा हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पहले आप अप्लाई हियर पे क्लिक करना, इस कूपन कोड में स्टूडेंसी डालना, यहाँ पे स्पेस मत देना, उसके बाद सीधे अप्लाई कर देना और फिर सीधे आप यहाँ पे अपना ये कोर्स परचेज कर सकते हो। ये टोटल डिस्काउंट आपको 10% तक का मिल जाएगा, यानी 600 के रुपये के आसपास, और यहाँ से आप पे करके ले सकते हो। आपको दिखाऊं, यहाँ पे अगर गेट दिस कोर्स करते हो, यहाँ पे अपना नाम वगैरह एड्रेस वगैरह भर लेना आप यहाँ से, और आपका परचेज हो जाएगा। तो सर प्रॉपर उसमें क्लास ले रहे हैं आपके आंसर राइटिंग की, साथ ही मेंटरशिप वगैरह आपको प्रॉपर मिल रहा है। आपकी कॉपी में क्या सही वैल्यूएडिशन किया जाए वो सारा सब बताएंगे, यानी आंसर राइटिंग को लेके आपकी फिर दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो यहाँ से उनके साथ जुड़ के अपनी तैयारी कंटिन्यू आप कर सकते हो। माइंडसेट मतलब क्या? माइंडसेट मतलब एक नियत कुछ अच्छा करने की, पे बैक टू सोसाइटी वाला जो नियत होता है उसके साथ अगर आप चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं कि सिर्फ रील और ये इंस्टाग्राम उसके चक्कर में यूपीएससी की तैयारी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट है, पे बैक टू सोसाइटी वाला माइंडसेट है, साफ नियत है, नेक दिली है, देश और समाज के लिए करना चाहते हैं, तो एग्जाम आप निकाल लेंगे। ठीक है, सिलेबस के ऊपर आते हैं। सबसे बड़ा सिलेबस है इसका, लोग वहीं पे गिव अप करने लगते हैं, उनको समझ में नहीं आता। सबसे पहले अपने सिलेबस को कैसे करंट अफेयर से लिंक करें, पहला अपने सिलेबस को डिकोड कैसे करें, उस सिलेबस में कैसे फैक्टर लगाएं कि पहले इतने पोर्शन को मुझे पढ़ना है, इसको बाद में पढ़ना है, कुछ ये मैटर करता है? जी जी बिल्कुल। पहले तो आप यूपीएससी से प्री का और मेंस का सिलेबस निकालिए, फिर उसको मतलब पीवाईक्यू से एनालाइज कीजिए कि किस टॉपिक से कहाँ से कौन सा क्वेश्चन कितना बन रहा है, किस एरिया से। काफी सारी कोचिंग और टॉपर्स ट्रेंड एनालिसिस करके डालते हैं, ट्रेंड एनालिसिस, तो उससे भी एक अंडरस्टैंडिंग बनती है कि हमें किस एरिया पे ज़्यादा फोकस करना है। रही बात करंट अफेयर्स की, तो बहुत सारा मतलब हमें उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। एक न्यूज़पेपर हम रेगुलर पढ़ते रहें, दूसरा विजन आईएएस का जो मंथली मैगजीन, या फिर एग्जाम से पहले पीटी 365 और मेन 365 आता है, सफिशिएंट है। ओके, यानी सिलेबस को आपने कैसे डिकोड किया था? आपने सिलेबस को सर जब मैं ग्रेजुएशन में था तो मैंने जीएस वाइज पूछ रहा हूँ, जीएस 1 से 4 तक और जी जी। जीएस 1 में क्या था कि जैसे हिस्ट्री आता है अपना, तो हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल था, उसको मैंने कभी जीएस की तरह नहीं पढ़ा अलग से। ज्योग्राफी के लिए मैंने हमेशा एनसीईआरटी को फॉलो किया था, ओनली एनसीईआरटी। जी जी जी, उसके अलावा नथिंग। फिर रही बात सोसाइटी की एक कोचिंग का नोट्स उठा लिया था, प्लस पीवाईक्यू और प्लस मेन 365 करके जो सोशल इश्यूज वाला आता है उसको फोकस किया था। जीएस 2 के लिए मैंने सर लक्ष्मीकांत को ही पढ़ा था, और गवर्नेंस के लिए पीवाईक्यू को। लक्ष्मीकांत से इनफ था वो? जी जी, इनफ होता है। ठीक है, और भी जो सब्जेक्ट हैं जीएस 2 में? जीएस 2 में आता है अपना आईआर, तो आईआर टोटल करंट बेस्ड है, या तो न्यूज़पेपर से आप कवर कर लीजिए, नहीं तो मैगजीन आती है। जी जी, सोशल जस्टिस के लिए भी सेम कहानी है, पीवाईक्यू प्लस मैगजीन। और जीएस 3 काफ़ी डायनेमिक है, तो उसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ा था। जी जी, इकोनॉमी की मैंने संजीव वर्मा की किताब पढ़ी थी, फिर अपना इकोनॉमिक सर्वे आता है विजन आईएएस का, बजट भी आता है, और पीवाईक्यू, ये आपदा प्रबंधन वगैरह आपका पीवाईक्यू से हो गया होगा? हाँ जी हाँ जी, उससे। ठीक है, और एथिक्स आपका? एथिक्स के लिए मैंने सर एक कोचिंग की क्लासें की थी, प्लस पीवाईक्यू थ्योरी वाले सेक्शन के लिए, केस स्टडी वाले सेक्शन के लिए विजन आईएएस का डॉक्यूमेंट और प्रैक्टिस। आपने कोचिंग भी लिया था क्या? फाउंडेशन, जीएस फाउंडेशन? नहीं सर, कोचिंग नहीं लिया था। ऑप्शनल के लिए कुछ? ऑप्शनल के लिए सर मेरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री में था, और हिस्ट्री ही मेरा ऑप्शनल था, तो लेने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। आपको ऐसा लगता है कि अगर आपने कोचिंग ले लिया होता तो ये जर्नी थोड़ी कम हो जाती, या फिर ठीक किया ना लेते चीजों को देख? मुझे लगता है अगर मैंने सीसेट की अपनी अच्छी पकड़ बनाई होती स्टार्टिंग से, उसको हल्के में नहीं लिया होता, तो इतना टाइम नहीं लगता। बाकी रही बात कोचिंग की, तो अगर मैं कोचिंग ले लेता तो शायद मेरा तो सिलेक्शन नहीं होता, किसी का भी हुआ हो कोचिंग लेकर, मेरा नहीं होता। क्योंकि जो इन्वायरमेंट मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिला, कोचिंग वाले क्या करते हैं, एक आपका माइंडसेट बांध देते हैं एक लिमिट में, तो मैं फ्री था कुछ भी पढ़ने के लिए, तो जैसा कि वो जो माइंड फ्री था उसका रिजल्ट मुझे दिखा है इस बार
ऐसे में भी मेरा अच्छा स्कोर था। ओके, जो पहली बार आंसर राइटिंग को सुनता है, जी जी आप जैसे इस बार टॉपर बने, आपको पता हो गया होगा कि आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, लेकिन जी जब आपका इनिशियल टाइम था, जब चीजें नहीं थी, कंटेंट आपके पास नहीं था, बेस नहीं था कंटेंट का आपके दिमाग में, आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट किया आपने, कैसे करते हैं इसको? ग्रेजुएशन थर्ड ईयर से मैंने आंसर राइटिंग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रटता था और उन्हीं को लिखता था, उन्हीं सबसे की पहले प्रैक्टिस। प्री वाई को आपने किया? जी जी जी। और फिर जैसे जब मेरा प्री नहीं होता था, मतलब प्री जब नहीं हुआ था, तो उस दौरान मैं ये नहीं कि मैं प्री की दोबारा तैयारी करने लग गया। मान लो 2 या 3 महीने का गैप है प्री और मेंस के बीच में, तो उस दौरान मैं मेंस की ही तैयारी करता था। जैसे जिसका प्री निकला है उसको मेंस देने जाना है, सेम स्ट्रेटजी मैं भी करता था फॉलो। तो आपने पी वाई क्यू से स्टार्ट किया आंसर राइटिंग? जी जी। बहुत सारे बच्चे तो ये कहेंगे ना कि हमारे पास जब कंटेंट ही नहीं है तो हम पी वाई क्यू से कैसे आंसर राइटिंग कर सकते तो हैं? उसके लिए आप पहले अपना एक बेस बनाइए, जो सिलेबस है कम से कम उसको तो याद कीजिए, उसको लर्न कीजिए। फिर पीवाईक्यू में देखिए कि उस सिलेबस से कैसे क्वेश्चन फॉर्म हुआ है, और फिर उसी को लिखने का प्रयास कीजिए। ओके, टेस्ट सीरीज कैसे, जो आपको लगे कि टेस्ट सीरीज किसी कोचिंग की ज्वाइन करना चाहिए या पी वाई क्यू से काम चल जाएगा, किसी कोचिंग वगैरह की जो पत्रिकाएं आती हैं, मैगजीन्स आती हैं, उनको यूज कर लें तो आंसर राइटिंग हो जाएगी? जी, टेस्ट जिस टेस्ट तरह सीरीज का क्योंकि मतलब बहुत महंगी कंपटीशन, महंगी भी आती हैं। जी जी, जिस तरह का कंपटीशन लेवल बढ़ता जा रहा है, मतलब प्री के लेवल पे 10-15 लाख लोग अपीयर होता है, तो उसके लिए तो मस्ट है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना। ओके, और मेंस के लिए अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी राइटिंग स्पीड अच्छी है और मैं पीवाईक्यू को समझ पा रहा हूँ, लिख पा रहा हूँ, तो करने का जरूरत नहीं है, नहीं तो मेंस में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ओके, सबसे बड़ी बात है हिंदी माध्यम के लिए भी प्री है, ठीक है सर? जी जी प्री बिल्कुल। में बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट फिल्टर हो जाते हैं। जी आपको 30 क्वेश्चन तक आ रहा होता है, उसके बाद हाथ रुकने लगता है अपना, जी। ठीक है? 30 के ऊपर एक बेस्ट गेस कैसे दिया जाता है? तो कितना भी टफ पेपर आ जाए, 30 से 40 क्वेश्चन वो होते हैं जो सबको हाँ ऑलमोस्ट सबको आ आते रहे हैं होते हैं, लगभग, जो हम बेसिक किताबों से हाँ, पढ़ते एवरेज हुए। बच्चों के। उसके पार जाने के लिए हमें लॉजिक, गैस हाँ, और पीवाईक्यू पे कितना एनालिसिस आपने कर रखा है, क्योंकि प्री निकालना नॉलेज से ज्यादा मुझे लगता है ये टेम्परामेंट मतलब वगैरह जी उसके जी समझ में। टेम्परामेंट का और समझ का गेम है। आपका उस क्वेश्चन की लैंग्वेज कितना समझ में आ रहा है। इस बार का पेपर आपने देखा होगा तो उसमें हिंदी में जो ट्रांसलेशन है काफी घटिया स्तर का है और काफी टफ लेवल का है। जैसे एज को उन्होंने आयु ना लिख के वय लिखा है, अगर देखा हो तो मतलब लैंग्वेज का ही गेम है प्री। तो कैसे उसको गेस अच्छे से ले सकते हैं आप? पहला तो पी वाई क्यू आपका हो गया जी कि पी वाई क्यू आपका अच्छे से अच्छा होना चाहिए। क्या आपने इस 4 साल की जर्नी में कुछ और बताना चाहेंगे कि वहाँ पे कैसे एक अच्छा गेस लिया जा सकता है? कुछ जैसे अच्छे तरीके? पेपर स्टार्ट करने के लिए जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है वहां से हाँ, स्टार्ट कीजिए। फिर जैसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो अगर आप जिसने पीवाईक्यू अच्छे से किया हो तो वो समझ पा रहा होगा। सम है, कैन भी है, मतलब जो एक्सट्रीम वर्ड होते ओनली हैं। वगैरह सर। जी जी जी, उनसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। सर आपका बैकग्राउंड हिस्ट्री था इसलिए जी आपने ऑप्शनल लिया। जी। कुछ ऐसे पैरामीटर जो कि एक्चुअली हिंदी माध्यम में कुछ स्कोरिंग आप सब्जेक्ट बताना चाहेंगे जो ऑप्शनल लिया जा सके? हिंदी साहित्य है, हिस्ट्री है और पीएसआईआर है। तीन। जी। एंथ्रो वगैरह तो आपका? एंथ्रो साइंटिफिक सब्जेक्ट है, उसमें काफी ये फिलोसफर्स वगैरह का और थिंकर्स का थॉट पूछता है, तो हिंदी में उसको चेक करने वाले भी कम है, पढ़ाने वाले भी कम है। ठीक है, आपके नोट्स और रिवीजन सर क्या जी। स्ट्रैटेजी होती है? पहले क्या थी? मैं अभी की नहीं पूछ रहा, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप देने वाले थे। पहले मैं सिर्फ रीडिंग करता था, लिखता कम था, शॉर्ट नोट नहीं बनाता था। अब जब से मेरा मतलब हुआ, पकड़ हुआ एग्जाम पे, समझ हुआ, तो मैं पहले तो किसी भी टॉपिक की 2 या 3 रीडिंग, फिर उसके साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स, ओके, फिर नोट्स को ही रिवीजन करना बार ठीक है। बार। कोई एक बुक पढ़ते, जैसे आपने पॉलिटी पढ़ा लक्ष्मीकांत से, उसका नोट्स क्या पहले ही रीडिंग में बना रहे हैं या फिर टेस्ट सीरीज लगाते समय बना रहे हैं? मतलब उस बुक के नोट्स कैसे बनाते थे आप? चाहे स्पेक्ट्रम हुआ, विपिन चंद्रा हुआ, कोई भी बुक का कैसे बनाते हैं आप? सर देखो लक्ष्मीकांत का है तो उसका मैंने नोट नहीं बनाया था, क्योंकि इतनी मोटी किताब है तो नोट्स बनाने कोई मतलब है नहीं। वो मुझे याद हो गई थी, 20-25 बार मैंने पढ़ा है उसको। और हिस्ट्री में भी कोई दिक्कत नहीं थी, मैंने नोट्स बनाए थे ज्योग्राफी के एनसीईआरटी से, इकोनॉमी के नोट्स बनाए थे, एथिक्स के बनाए थे, गवर्नेंस के, छोटे छोटे टॉपिक उनके मतलब 1 पेज नोट्स बना के रख लिया था। 5 ऐसी बड़ी मिस्टेक जो आपसे हुई है इस जर्नी में, जो आपको लगता है कि मेरी मिस्टेक रही है? स्टार्टिंग में सीसेट को हल्के में लेना, ओके, नीच पेपर को फॉलो नहीं करना, और तीसरी मिस्टेक थी बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे इन्वॉल्व हो जाना, या फिर टॉपर्स की बातों में आ जाना, या टीचर जो कम्युनिटी है भरमाने वाली यूट्यूब पे, उनकी बातों में आ जाना। ये कुछ चीज़ें मेरी मिस्टेक थी। तो सर ये तो सॉल्यूशन भी हो सकता है ना कि टीचर जो आपको बता रहे हैं, टॉपर जो बता रहे हैं,
नहीं। वो आपको पॉजिटिव तरीके से भी ले सकते हैं। अब वो पहचानना एक एस्पिरेंट के लिए बहुत मुश्किल है कि कौन हाँ, पॉजिटिव है। जब आप जी, जी। न्यू भी हो। जी, जी। जब जो एकदम बिगिनर है, जी। तो उसको पहचानना मुश्किल हो जाता है। और दूसरा ये है कि सर 1000 वैकेंसी है, ये कोई नहीं बताता। हाँ। पढ़ाने वाले लगभग 10,000 से ज़्यादा हैं। हज़ारों चैनल तो यूट्यूब पर ही है, हुँ, तो थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है चीज़ें। ओके। जो पहली बार अटेम्प्ट दे रहा है या फिर जिसका 1-2 बार हो गया, अभी क्लियर नहीं हुआ, उसके लिए सर कंप्लीट रोड मैप आप एक बार बताएँ कि अगर आज आप पहला अटेम्प्ट दे रहे हो, तो फिर आपके इनिशियल स्टेप क्या होते? प्री को लेके, मेंस को लेके, जिसमें आंसर राइटिंग वगैरह आपकी हो, कंप्लीट बुक लिस्ट हो, जी, जी। क्या फॉर्मेट होता? मैं अपना जून से स्टार्ट करता, हाँ, अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा होता। बिल्कुल। जून से स्टार्ट करता प्रॉपर और अक्टूबर-नवंबर तक अपना जीएस खत्म करता। फरवरी तक अपना ऑप्शनल खत्म करता विद पीवाईक्यू विद आंसर राइटिंग, और मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने में प्री के लिए रखता प्रॉपर बचा के। और सीसैट को मैं जब मैं प्री का तैयारी कर रहा होता, तो जैसे ही मैंने फर्स्ट मार्च से स्टार्ट किया अपना प्री के लिए पढ़ाई करना, तो उसी दिन से जीएस के साथ-साथ मैं सीसैट को भी लेके चलूँगा। ओके, स्टार्टिंग में क्या हम एथिक्स, ऐसे और अपने ऑप्शनल को कवर कर सकते हैं, जीएस को स्किप करके, या फिर जीएस को साथ में लेके इन तीनों को लेके चलना है? जी, जी, जीएस के साथ में ही लेके चलना है। एथिक्स, ऐसे और ऑप्शनल, जी, जी। स्टार्टिंग में सबको लेके चलना है, स्टार्टिंग में नहीं, मतलब एकदम जब 2-3 महीने तुम्हारा जीएस कवर हो जाए अपना, उसके बाद। ओके, मतलब फरवरी तक हमें ये सारा काम कर लेना है, जीएस का और ऑप्शनल का। उसके बाद 3 महीने लगभग देना पड़ेगा प्रीलिम्स निकालने के लिए। ओके। सर इस बार की आपकी डेली रूटीन क्या रही है? इस बार तो ये था, सिलेक्शन होने के बाद काफ़ी टाइम मेरा सेलिब्रेशन में भी गया था। तो मेरे पास हार्डली 20 डे थे, तो मैंने कुछ नहीं किया, बस अपने जो नोट्स थे पुराने वही रिवाइज़ किए थे और पीवाईक्यू लगाया था, और पीटी 365 3-4 जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, एनवायरनमेंट, साइंस, इकोनॉमी और आईआर का, उसको कर लिया था बस। ओके, जब जिस टाइम सिलेक्शन हुआ था, उस टाइम की डेली रूटीन क्या रही? सर की जैसे सुबह से लेकर शाम तक का उसमें फॉर्मेट क्या ये रहा? था, लगभग 5 साढ़े 5 बजे मैं जग जाता था, फिर इधर एक पार्क है तो उसमें घूमने चला जाता था, उधर से आके फिर अपना पढ़ने बैठ जाता था। मतलब 3-4 घंटे की 8-9 बजे तक पढ़ाई हो जाती थी। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर पढ़ने बैठ जाता था। फिर 12 और 1 बजे के बीच में मैं गैप देता था सोने के लिए। नींद आती थी खाना खाने के बाद ज़्यादा। वो नॉर्मल तो सी बात लगभग है। कितना घंटा पढ़ाई करते थे आप? फिर उसके बाद फिर शाम को 5-6 बजे तक, फिर रात में 12 या 1 डेली बजे 10 तक। घंटा हो जाता था या 10 कम? से ज़्यादा। 10 से ज़्यादा? जी, जी। 4th अटेम्प्ट में? जी, जी। तो पहले अटेम्प्ट में कितने घंटे पढ़ते थे? पहले में कम पढ़ा था मैं, अच्छा। हल्के में लिया था। यूपीएससी को काफ़ी लाइटली ले लिया था। हुँ। तो आप सोलो स्टडी करते हैं या फिर ग्रुप स्टडी? सोलो। अकेले? ग्रुप का लगता है कि आपको डिस्टर्ब कर देगा? ग्रुप हाँ, डिस्कशन मतलब मेरा वगैरह? पर्सनैलिटी वैसा है कि बहुत ज़्यादा लोगों के साथ एंगेज होना, इंट्रोवर्ट भी हैं तो हुँ। थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगता। बाकी ग्रुप स्टडी भी लोग करते हैं और एग्ज़ाम क्रैक भी करते हैं। इंटरव्यू के टाइम मैंने ग्रुप स्टडी किया था। ठीक है, 4 अटेम्प्ट सर हुआ था आपका, चौथा अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ था। जी। तो सर इतनी बार लोग आप सुने होंगे कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट नहीं आ रहा है, इंग्लिश माध्यम का रिजल्ट आ रहा है। बहुत बार ऐसा लगा हो कि यार स्विच कर लेते हैं, जब नहीं हो रहा क्या पता मेरे माध्यम में ही दिक्कत है। तो कैसे इसको देखते हैं आप कि आपको लग रहा था कि मुझे चेंज कर लेना चाहिए या फिर भरोसा था कि यार हो जाएगा? चेंज करने का तो मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि एसए का भी एक पेपर होता है, तो वो अगर मैं जीएस कर लेता, ऑप्शनल मेरा इंग्लिश में ही हुआ है, मतलब ग्रेजुएशन, तो एसए में वहाँ एवरेज हो जाता मेरा, तो वो मैंने नहीं सोचा था। दूसरा ये था कि हिंदी मीडियम का प्री ही कम लोगों का निकलता है, और उसके हिसाब से देखा जाए जितना लोग मेंस देता है हिंदी में, उसके हिसाब से सिलेक्शन रेट ज़्यादा है, ठीक-ठाक है, हाँ, ठीक ठाक है मतलब। और दूसरा ये हिंदी वालों की जो प्रॉब्लम है, वो सिर्फ और सिर्फ प्री और मेंस का तैयारी करते हैं, जबकि इंटरव्यू की करते ही नहीं है। जबकि इस बार आप लिस्ट में देखोगे कई सारे हिंदी मीडियम के छात्र हैं जिनका मतलब मेंस में अच्छा खासा स्कोर है, लेकिन जैसे मेरी ही रैंक है, मेरे एक तो फ्रेंड का है 704 स्कोर है, लेकिन फिर भी वो 700 प्लस रैंक पे हैं, मतलब 700 के अराउंड है। कई दोस्त हैं जो मेरे जैसे सेम स्कोर के साथ 400 अंडर 500 में है। तो इंटरव्यू में हम लोग मतलब उसको भी मतलब एग्जाम की तरह लेना चाहिए। तो ओके। सर इंटरव्यू हॉल में कोई ऐसा क्वेश्चन आपको लगा हो कि यार ये मेरा कॉन्फिडेंस लूज कर रहा है? एक था साउथ चाइना सी को डिस्प्यूट को लेके, तो मैंने उनको बताया था कि एक यूनिक्लोज बॉडी होती है और चाइना जो है 9 डैश लाइन का जो है उसको वायलेट करता है, और जो वहाँ की जो कंट्रीज हैं छोटे छोटे द्वीपीय देश है उन पे कब्जा करने का प्रयास करता है।
तो उन्होंने बोला था यूएन क्लोज तो ऐसा नहीं करता, कोई सीमांकन नहीं करता। मैंने कहा फिर वो जो छोटे देश हैं वो यूएनएससी में जाएंगे अपना मुद्दा लेकर, बोले वो भी नहीं बचाते समुद्री लड़ाई में। तो वहाँ थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ मैं फंस रहा हूँ। ओके, तो आपको लग रहा था कि यार नंबर कट जाएगा मेरा? हाँ थोड़ा लग रहा था। ठीक है सर, पेनाल्टी मार्क्स के ऊपर कुछ बताएंगे कि बहुत बार सुनते हैं कि पेनाल्टी लग गया है मेंस में, मेरा कुछ नंबर कट गए हैं, तो पेनाल्टी मार्क्स के बारे में आप जानते हैं, कुछ बताएंगे? पेनल्टी मार्क्स मुझे जहाँ तक लगता है वो या तो आप ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं या जो वर्ड लिमिट है उसका वायलेशन करते हैं। या उस पैराग्राफ से बाहर कुछ? जी, या पैराग्राफ से बाहर लिख देते हैं जहाँ पे ये मार्जिनल लाइन खींची होती है वहाँ लिख देते हैं, या फिर आप मान लो कुछ ऐसी चीजें लिख देते हैं जो नहीं लिखनी चाहिए। ऊपर नाम वगैरह? जी, या फिर क्वेश्चन का जो डिमांड है वैसा नहीं लिखते। मान लो पूछा है 1857 की क्रांति, आप लिख रहे हो 1920 असहयोग आंदोलन, एकदम इररिलेवेंट चीज लिख रहे हो, तो उस सेंस में मुझे लगता है हो सकता है। सर कई बार ऐसा लगता है कि हम डेली रूटीन अपना पढ़ाई कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि यार हम सही पढ़ भी रहे हैं कि नहीं, ठीक है, अपने ऊपर सेल्फ डाउट होने लगता है जी अपने पढ़ाई को। आपको ऐसा होता था? हाँ बिल्कुल कि होता मैं था, पढ़ तो रहा हूँ ना सही? बिल्कुल होता था सर, क्योंकि इतना घंटा पढ़ने के बाद प्रॉपर मेहनत कर रहे हैं। सी सेट को ही लेके मेरा ज्यादा प्रॉब्लम रहा था, हाँ। क्योंकि जीएस मेरा कभी रुका ही नहीं था जब से एग्जाम देने बैठा। रिजल्ट के दिन वाह, उसके बाद वाला कैसी लाइफ हो गई है, क्या लग रहा है, चल क्या रहा है आपके अरे अंदर? बहुत अच्छा लाइफ हो गया है, सेटिस्फाइड है अपने आप से, हाँ। और लगता है कि हाँ अगर कोई सच्चे दिल से मेहनत करता है तो नेचर उसको अवार्ड देती है, और रिश्तेदार काफी और आसपास के लोग सारे लोग खुश हैं और काफी मतलब सोशल आइकॉन जैसा फील हो रहा है। गाँव में गए थे, बिल्कुल सर। माहौल बन गया था? अरे ग्रैंड एंट्री वाला। ओके, वो भी क्लिप मैं लगा दूंगा। कैसी लग रही वीडियो कमेंट करके बताना। ये जो टॉपर टीचर से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ये आपके डाउट होते हैं जो कि मैं टीचर टॉपर से पूछता हूँ, तो अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट कर देना, मैं अगले टॉपर टीचर से आपकी बात पूछ लूंगा। कैसी लग रही है बताना जरूर, और साथ ही चैनल पे पहली बार है, सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं। सर जो पहली बार तैयारी करने वाला है या फिर आने वाले दिनों में तैयारी करने का सोच रहा है, यूपीएससी को कैसे देखे? पहले तो अपनी क्षमताओं को पहचाने कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, और यूपीएससी मतलब सिर्फ और सिर्फ प्री और मेंस तक सीमित नहीं है, पर्सनैलिटी टेस्ट भी है उसमें, तो उसको भी डे 1 के साथ लेके चलें। और मैं ये सजेशन देना चाहूँगा कि 1000 वैकेंसी और बहुत ज़्यादा टीचर अपना मार्कशीट डाल के यूट्यूब पे एकदम पढ़ाने लग गए हैं, तो उन सब चीज़ों से बचें, उनके भटकाव में ना आए, और किताबों को और पीवाईक्यूज को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें। जी जी ठीक है, तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आपका, धन्यवाद। होप आपको अच्छी लगी वीडियो, कैसी लगी कमेंट करके बताना। चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब लाइक कर देना। चलिए मिलते किसी और ऐसी यूजफुल वीडियो में, साथ ही सर को विशेष दे सकते हैं, और इस बार अपीयर हो रहे हैं तो उम्मीद करूंगा और हमारे व्यूअर की तरफ से विशेष कि आपका रैंक बहुत अच्छा है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।